जय हिंद आप सभी को। आज एविटेरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 62 देखेंगे। इसके पहले जो है 61 प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट करवा चुके हैं और आप लोगों में से किन्हीं का प्रैक्टिस सेट छूटा है 61 तक, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। वहाँ से जाके प्रैक्टिस सेट अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम होने वाला है ना, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, अब बिहार पर जितने भी एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है, इस सभी जितने भी एग्जाम होने वाला है सभी में जो है ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से जो है ना कंप्लीट कीजिए। इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए और बोर्ड चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे 1 से लेकर 61 तक प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी होगा और बोर्ड भी होगा। तो सभी लोग वहाँ से क्लास को देखिए और जाके बोर्ड में सेल्फ में टेस्ट लगाइए और पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। बाकी सारा जो है ना होमवर्क सीरीज का, बिहार पुलिस का, सभी का जो है पीडीएफ उस चैनल पर डाला जाता है, टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए प्रैक्टिस सेट, और शाम में 7 बजे इसका टेस्ट होता है। सभी लोग शाम में जो है ना टेस्ट जरूर दिया कीजिए। टेस्ट ग्रुप का भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट ग्रुप। शाम में 7 बजे टेस्ट होता है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, तो 62 है। तो 62 का नंबर क्वेश्चन 62 प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना, इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले जो है ना क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास जो है ना क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है। इस समय एक तरह से प्रैक्टिस सेट ही करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड बुक है। तो सभी लोग जो अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद करवा देंगे। तो अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा क्लास को और आंसर जरूर दीजिएगा। अपने आप में देखना है कि कौन सा आंसर हमको आ रहा है, कौन सा आंसर नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। बताइए किससे। कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है, किससे होगा। तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत से। क्या है, साधारण बहुमत से, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि वित्तीय आपात की घोषणा, कह रहा है कि वित्तीय आपात की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है, तो साधारण बहुमत के द्वारा जो है ना पारित कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है कि निम्न में से किस वीटो शक्ति, निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया सकता। बताइए, निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया सकता है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है। क्या है, बी है। विशेषित वीटो का जो प्रयोग है ना, भारत के राष्ट्रपति नहीं करते, लेकिन अत्यंतिक वीटो करते हैं, निलंबनकारी वीटो का करते हैं, पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। ये तीनों वीटो का जो है ना भारत के राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं, लेकिन विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं करते। तो कह रहा था क्वेश्चन में किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। तो विशेषित वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन अत्यंतिक वीटो का किया जाता है, निलंबनकारी वीटो का किया जाता है और पॉकेट वीटो का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी होना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग क्लास को जो ना शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। आप लोग क्लास को शेयर करते भी नहीं, ना अच्छे से क्लास को पूरा देखते हैं। इसलिए क्लास को ना शुरू से अब स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 से, जब तक क्लास पूरा खत्म नहीं हो तब तक जो है ना क्लास को बंद मत किया कीजिए। एक क्वेश्चन देखने से क्या फ़ायदा है, जब आप अच्छे से क्वेश्चन को आप पढ़ ही नहीं रहे, नहीं देख रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है। क्लास को पूरा अच्छे से देखा कीजिए, तभी जो है ना शाम में टेस्ट लगाइए। क्योंकि आप अगर अच्छे से क्लास को नहीं देखिएगा तो आप ही को नुकसान होगा, इसमें किसी का कुछ नहीं नुकसान होने वाला है। इसलिए क्लास को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखा कीजिए, तभी आपका जो है ना 100% फायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी होना चाहिए। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 75 दिन। कितना दिन होगा, 75 दिन होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में, कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। बताइए, कह रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 है। क्या, अनुच्छेद 14 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन सिफारिश की थी। बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। क्या है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, कितना होता है। बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है कितना वर्ष होता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है कितना वर्षों का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो वहाँ तक, उतना तक कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है। बताइए, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक में। किसमें, विनय पिटक में। तो कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है, विनय पिटक में। इसमें क्या है, 8 का जो है ना इसमें मिलान करना है।
तो इसमें भूमि दिया हुआ, इसका भूमि का उपयोग कहाँ होता है, तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है। 8 का क्या ऑप्शन नंबर डी है। तो एक का क्षेत्र का क्या होगा, क्षेत्र का हो जाएगा योग कृषि योग भूमि, क्या है क्षेत्र का क्या होगा, कृषि योग भूमि होगा, क्या होगा, कृषि योग भूमि होगा। वास्तु का क्या होगा, तो वास्तु का हो जाएगा क्या, तो वास्तु का हो जाएगा वास करने योग्य भूमि, क्या है, वास करने योग्य भूमि होगा। एक का बी का होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। खिल का क्या होगा, तो खिल का हो जाएगा बंजर भूमि, किसको खिल कहते थे, तो बंजर भूमि को ना खिल कहते थे। अपरहत किसको कहते थे, अपरहत जो जंगली भूमि को क्या कहते हैं, अपरहत कहते हैं, याद रखिएगा। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे, वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे, और बंजर भूमि को खिल कहते, जंगली भूमि क्या कहते, अपरहत कहते थे। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए क्वेश्चन में रहिए 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान में दिए, बताइए। कह रहा है कि देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान में दिए थे। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालदेव पुत्र देव ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर नहीं है लेकिन चैतन्य है, सूरदास है, तुलसीदास है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है, कबीर नहीं है लेकिन सूरदास, चैतन्य और तुलसीदास ये सभी लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से नहीं आती है, यह वक्तव्य निम्न में से किसका है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से नहीं आती है, यह वक्तव्य निम्न में से किसका है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह का है। किसका है, भगत सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था, बताइए। कह रहा है काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। अतिवादी लोकतंत्र दल रेडिशियल डेमोक्रेटिक पार्टी अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सिंगरपट्टनम की संधि किसके मध्य हुआ था, बताइए। सिंगरपट्टनम की संधि जो है किसके मध्य हुआ था, बताइए, किसके मध्य हुआ था। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के बीच हुआ था, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि सिंगरपट्टनम की संधि किनके मध्य हुआ था, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। और सिंगरपट्टनम की संधि कब हुआ था, याद रखिए 1792 में हुआ था। कब हुआ था, 1792 ईस्वी में हुआ था। 1792 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। सिंगरपट्टनम की संधि कब हुआ, 1792 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार की कुशल आक्रामकता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से था, बताइए। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार की कुशल आक्रामकता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से था। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान से है। क्या, अफगानिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर 16 पे यही कह रहा है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था, बताइए। कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। क्या है, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन 17 पे ये कह रहा है कि ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा पेशगी के रूप में धनराशि देते थे, इस प्रथा को कहा जाता था क्या, बताइए। कह रहा है कि ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा पेशगी के रूप में धनराशि दे देते थे, इस प्रथा को कहा जाता था क्या। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ददनी। क्या होगा, ददनी होगा। अब वही क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं, इसमें कौन बोल रहा है गलत है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना समाज का स्थापना जो हुआ था ना 1865 में नहीं हुआ था, 1867 में हुआ था। कब हुआ था, 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था, 1867 में हुआ था। और इसका जो स्थापना कौन किए थे, प्रार्थना जो है ना आत्मा से किया जाता है ना। इसका जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, याद रखिए, आत्माराम पांडुरंग थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और सशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था, 1873 में, बिल्कुल सही है। और सशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फूले किए थे। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था, 1875 में था, बिल्कुल सही है। और आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, याद रखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन को सबको पता है कि इसका स्थापना 1897 में हुआ था और स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो चारों कथन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए याद इसको रखिएगा। तो यार कह रहा है कि प्रार्थना संघ का स्थापना कब हुआ था, 1867 में हुआ था, 1867 होगा, ठीक है, 1867 में हुआ था। आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और सशोधक समाज की स्थापना 1873 में किए थे। कौन, इसका जो स्थापना संस्थापक थे कौन थे, ज्योतिबा फूले थे, सशोधक समाज की स्थापना।
और अगर आर्य समाज का संस्थापक बोलेगा तो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। इसका स्थापना 1897 में हुआ था और आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी एग्जाम होने वाला ना सभी में हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ सके, इसलिए हर क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, हर क्वेश्चन को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? बताइए। कह रहा है किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1939 को। तो कह रहा है किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो 22 दिसंबर 1940 को मनाया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? बताइए। द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लियोनल कार्टिस। क्या है? लियोनल कार्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो लियोनल कार्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे ये कह रहा है कि प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए। प्याज में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोसाइनिन। क्या होगा? एंथोसाइनिन कारण जो क्या होता है? प्याज में लाल रंग होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? बताइए। जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है? बताइए। कह रहा है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होगा? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होगा? तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन, कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? बताइए। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है लेकिन प्रकाश की चाल बदलता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बदलता है, प्रकाश की तीव्रता बदलता है। तो कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है, प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता क्या होता है? बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? बताइए। कह रहा है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है इसमें मिलान करने के लिए इसका 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा अब बी। आइए मिलाते हैं इसको। तो ये देखिए कॉपर सल्फेट क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट का क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट का जो है ना प्रयोग किसमें करते हैं? तो इसका होगा एक का हो जाएगा, एक का जगह दो, इसका कॉपर कीटनाशी के रूप में किसमें करते हैं? कीटनाशी के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं? कीटनाशी के रूप में। और पेनिसिलिन का प्रयोग कहाँ करते हैं? पेनिसिलिन का जो प्रयोग होता है तो बी का हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्रतिजैविक के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं? प्रतिजैविक के रूप में करते हैं। और नेक्स्ट है यूरिया। यूरिया का प्रयोग किसमें करते हैं? यूरिया का उर्वरक के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं? उर्वरक के रूप में। और मैलाथियान का प्रयोग कहाँ करते हैं? फंगस नाशी के रूप में करते हैं। कहाँ? फंगस नाशी के रूप में करते हैं। तो फिर से देखिए इसका जो है ना कॉपर सल्फेट का हो जाएगा कीटनाशी, पेनिसिलिन का हो जाएगा प्रतिजैविक, यूरिया का हो जाएगा उर्वरक और मैलाथियान का क्या हो जाएगा? तो फंगस नाशी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 2, 4, 1, 3 था। अब वही क्वेश्चन 27 पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, एगैरिकस है। क्या है? एगैरिकस नहीं करता लेकिन राइजोबियम करता है, एनावीना करता है, जो बैक्टर करता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो एगैरिकस नहीं करता है, राइजोबियम, एनावीना और एजोबैक्टर ये तीनों करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है। क्वेश्चन 28 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लागेंटा का कार्य नहीं है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लागेंटा कार्य नहीं है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। ये मेडुला ऑब्लागेंटा कार्य नहीं है, लेकिन रक्त दाब का नियंत्रण करना ये है, हृदय के धड़कनों का नियंत्रण करना ये है और उपापचय का नियंत्रण करना ये भी क्या है? तो मेडुला ऑब्लागेंटा का कार्य है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मेडुला ऑब्लागेंटा का कार्य नहीं है? तो पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना ये मेडुला ऑब्लागेंटा कार्य नहीं है, लेकिन रक्त दाब का नियंत्रण करना और हृदय के धड़कनों को नियंत्रण करना, उपापचय का नियंत्रण करना ये सभी मेडुला ऑब्लागेंटा कार्य है। याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी नहीं है। आगे है क्वेश्चन 29 कह रहा है कि जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? बताइए। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्ट्रॉन है। क्या है? सिस्ट्रॉन है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनाता है। बताइए किस रूप में? किस रूप में बनाता है? बताइए। कह रहा है स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनाता है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। क्या है? यकृत। स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनाता है तो यकृत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? बताइए। कह रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है?
तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैल्सिटोनिन जो है ना पीयूष ग्रंथि स्रावित नहीं, ये होता है थायराइड से। क्या होता है? ये होगा थायराइड से होगा, याद रखिए, ये होगा थायराइड से होता है। थायराइड स्रावित होता है, लेकिन मानव वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्रावित होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्रावित होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? तो पीयूष ग्रंथि स्रावित हो, लेकिन ये जो कैल्सिटोनिन है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आई क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? बताइए। कह रहा है कि कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन है। क्या है? बोरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही कह रहा है कि शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक की बनी होती है? बताइए। कह रहा है कि शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनती है, किस ऊतक से बनती है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपकला ऊतक से बनता है। किससे बनता है? उपकला ऊतक से। तो कह रहा है कि शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनती है? तो उपकला ऊतक से बनता है। किससे बनता है? उपकला ऊतक से बनता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे यही कह रहा है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? बताइए। कह रहा है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन तंत्र कहा जाता है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिंडवाहिनी नलिका में। किसमें है? डिंडवाहिनी नलिका में कहा जाता है। तो कह रहा है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? डिंडवाहिनी नलिका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अट्टाकामा है। क्या है? अट्टाकामा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो अट्टाकामा है। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ जोहार, जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? बताइए। कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, सिंगापुर और मलेशिया को जो है ना स्ट्रेट ऑफ जोहोर अलग करता है। तो सिंगापुर और मलेशिया को कौन अलग करता है? तो स्ट्रेट ऑफ जोहोर अलग करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? बताइए। कह रहा है कि इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? बताइए। नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 38 का ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर। क्या है? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर है। तो कह रहा है कि नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग की चाय था। कब कि कौन था? दार्जिलिंग की चाय था, जो पश्चिम बंगाल का फेमस है, याद रखिएगा। इसको जीआई टैग मिला था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? बताइए। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है? बताइए। कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है? तो 41 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा, विंध्यन। क्या है? विंध्यन। तो कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है? विंध्यन में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, कह रहा है कि गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए। कह रहा है कि गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 पे, कह रहा है कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी है, धूपगढ़ी है। कौन है? धूपगढ़ी है। इसका जो ऊंचाई बोलेगा कितना मीटर है? 1350 मीटर। कितना? 1350 मीटर, याद रखिए 1350 मीटर है। तो कह रहा है कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़ी। इसका ऊंचाई बोला 1350 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 पे, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बताइए। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 44 का ऑप्शन नंबर डी होगा, हिल्टन यंग समिति। क्या है? हिल्टन यंग समिति। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा? यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा प्रसार में कमी आती है। क्या होता है? मुद्रा प्रसार में कमी आती है। तो कह रहा है यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा? मुद्रा प्रसार में कमी आती है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयकर से। किससे है? आयकर से है। तो कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो आयकर से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, कह रहा है कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब सेज जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, की स्थापना कहाँ की गई थी बताइए। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना, जो पहले याद रखिए, इसका सेज का जो स्थापना हुआ था ना 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांडला में किया। कांडला कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। तो भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 2005 में किया गया था, कांडला में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 पे, 48 में क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है बताइए। निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी, जर्मनी नहीं है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी नहीं है, लेकिन अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है। याद रखिएगा। इसमें कह रहा है कि 48 नंबर क्वेश्चन में, किन में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी नहीं है, लेकिन अमेरिका, फ्रांस और रूस है। और इसका में जो है ना टोटल सदस्य होता है, टोटल 15 होता है, याद रखिएगा। इसमें 5 जो होता है स्थायी होता है और 10 क्या होता है? तो अस्थायी होता है, याद रखिएगा। तो कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी नहीं है, लेकिन अमेरिका, फ्रांस और रूस है। और इसमें टोटल सदस्य बोलेगा तो 15 होता है, 5 अस्थायी होता है, 10 अस्थायी होता है। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से बताइए। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश से। किससे? अरुणाचल प्रदेश से है, याद रखिएगा। तो मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य देश है बताइए। निम्न में से कौन जो है G7 का सदस्य देश है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली है। G7 का जो सदस्य देश कौन सा है? तो इटली है। इसका ट्रिक भी होता है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, उसमें बैठाइएगा, आपका सारा बैठ जाएगा। इसका हम शॉर्ट ट्रिक बना करके जो है टेलीग्राम चैनल पे डाले भी थे। तो इसका G7 का सदस्य देश कौन सा है? तो इटली है, याद रखिएगा। इसमें याद रख लीजिए ना, इसमें जो देश का नाम है याद रखिएगा। इसमें टोटल 7 देश होता है। इसमें कौन कौन देश है? इसमें कह रहा है G7 का सदस्य देश नहीं है, देश है तो इटली है। और इसमें साथ साथ कौन होता है? इटली, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है। शुरू से याद रखिएगा। इसका ट्रिक होता है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका है। इस 7 देश जो है क्या है? G7 का सदस्य है, याद रखिएगा। कौन कौन? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका है। आगे आइए नेक्स्ट पे। इसमें नोट्स दिया हुआ स्मरणीय तक देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें कह रहा है ना कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न प्राधिकारियों को प्राप्त करने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में किया गया। किसमें किया? दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो कह रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न प्राधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में है। आगे कह रहा है कि विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया किस अनुसूची में? तृतीय अनुसूची में। शपथ का बोलेगा तो अगर यहाँ पे बोलेगा कि जो है ना पेंशन वेतन बोलेगा तो दूसरी अनुसूची में। यहाँ पे ये याद रखिएगा, पेंशन वेतन बोले दूसरी अनुसूची में, अगर यहाँ पे शपथ का बात करेगा तो क्या होगा? तीसरी अनुसूची में होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया किस अनुसूची? चौथी अनुसूची में किया गया है। तो कह रहा है कि विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया, चौथी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किसमें किया गया? तो 5वीं अनुसूची में किया गया। किसमें किया गया? 5वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया किसमें? तो 6ठी अनुसूची में किया गया। किसमें किया? 6ठी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची का उल्लेख किया किसमें किया गया? तो 7वीं अनुसूची में किया गया। संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची का बोलेगा तो 7वीं अनुसूची में किया गया उसका उल्लेख। अब भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं सूची में। 22 भाषाओं का बोलेगा तो किसमें किया गया? 8वीं सूची में किया गया है। आगे कह रहा है राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया किसमें? 9वीं अनुसूची में किया गया है। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है दल बदल बोलेगा तो किसमें? दल बदल बोलेगा तो किसमें? तो 10वीं अनुसूची में। किसमें है? 10वीं, 10 से 10, 10 से 10वीं अनुसूची, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं सूची में। इसको जोड़िएगा, नो तो क्या कितना होता है? 11 होता है, तो 11वीं सूची ऐसे याद रखिएगा। इसका अनुच्छेद बोलेगा तो कितना है? 243 के जी है। तो कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। कितना अनुच्छेद है? 243 का जी है। आगे कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। कितना अनुच्छेद है? 243 का डब्ल्यू है, याद रखिएगा। तो कह रहा है शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं 12वीं सूची में, अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू है। आगे कह रहा है भारत के विभिन्न प्राधिकारियों के शपथ एवं त्याग पत्र है, ठीक है। इसमें पद दिया हुआ है, शपथ दिया हुआ है, कौन किसका शपथ दिलाता है, किसको त्याग पत्र देते हैं। देखिए
राष्ट्रपति का जो है ना शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इसको जो त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को जो है ना राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं। अगर उपराष्ट्रपति का बात करें तो इसका शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। तो राष्ट्रपति का शपथ होगा दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश और त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति और त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। आगे जो है प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। और मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। और नेक्स्ट है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और इसका त्यागपत्र कौन देते हैं? त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। और नेक्स्ट है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं और त्यागपत्र किसको देंगे? तो राज्यपाल को देंगे, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, और उपराष्ट्रपति का शपथ बोलेगा तो उपराष्ट्रपति का बोलेगा तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का बोलेगा राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश का बोलेगा राष्ट्रपति, राज्यपाल बोलेगा राज्य के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री का बोलेगा तो राज्यपाल। और अगर त्यागपत्र का बात करें तो राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, अगर उपराष्ट्रपति बोलेगा तो राष्ट्रपति को देते हैं, प्रधानमंत्री बोलेगा तो राष्ट्रपति को देते हैं, और मुख्य न्यायाधीश का बात करें तो राष्ट्रपति को देते हैं, और राज्यपाल देते हैं किसको? राष्ट्रपति को देते हैं, और मुख्यमंत्री देते हैं राज्यपाल को देते हैं। ये सभी पॉइंट ना इंपॉर्टेंट था। तो सेट नंबर था 61, सेट नंबर 61 कंप्लीट हो गया। अब आगे से जो है ना सेट नंबर 2 सेट होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है ना। तो बस आप लोग जो है ना क्लास को हर जगह शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब एग्जाम नज़दीक है तो इससे जो है ना, इससे अच्छा है कि 2 सेट डेली करवाएंगे। 2 सेट का डेली टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट होगा। तो सभी लोग जो है टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए और हर ग्रुप में क्लास को शेयर जरूर कीजिए और क्लास को पूरा अच्छे से देखिए। आपसे जो है कभी 2 सेट करवा देंगे, कभी 3 सेट करवा देंगे। आप लोग क्लास पहले प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद आपको टेस्ट करवाया जाएगा। ऐसे भी डेली पर डे होता ही है, ऐसा ही होता है। बाकी 2 सेट का जब क्लास होगा तो पहले आपको 2 सेट का क्लास करवाया जाएगा, उसके बाद 2 सेट का टेस्ट होगा। तो रहने दीजिए आज कहीं तक, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।